बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आज की क्लास में क्या रहने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओबीजी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीजी को हम पढ़ेंगे। चलो, तो आज का टारगेट क्या है, हमारे क्लास का टारगेट भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगी, जो स्टूडेंट, अभी आपको पता होगा नॉर्थ सेट का रिजल्ट आया है, नॉर्थ सेट एस्पिरेंट आपको पता है मेंस का रिजल्ट आ गया है, और सारे स्टूडेंट ने आई थॉट जितने भी चॉइस है वो फिल कर लिया होगा। यस, चॉइस क्या, चॉइस तो आपको मिल ही गया है, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स गुवाहाटी, जो भी जहां चाहते थे उनको अपनी जगह मिल गई होगी। तो आपने फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन साइड बाय साइड जिन्होंने एग्जाम दिया था, प्री का दिया था, मेंस का दिया था, बट वो क्लियर नहीं हो पाया, वो क्लियर नहीं हो पाया, और वो बहुत ही ज्यादा दुख में थे कि अब क्या होगा, अब क्या करें हम, ये बताओ क्या होने वाला है, अब हमारा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं बोलना चाहूंगी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको कोशिश करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार जाओगे तो यहां होगा क्या, नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट जो कि हम पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला करने वाला है, नर्सिंग वाला चैनल पे, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आई थॉट, मुझे लगता है कि आपको डेली बेसिस पे ये क्लासेस, जो भी हमारी मॉर्निंग इवनिंग की क्लासेस रहती है, देखना है और अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। समझ में आ रहा है? हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट नोट्स। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लासेस को अगर आप अच्छे से लेना चाहते हो तो क्या करना है, ये तो होना ही चाहिए यार, एक स्टूडेंट हो आप लोग, और बिना पेन पेपर के ऐसे सुनने से, इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा। तभी बोलते हो इतनी सारी क्लासेस देखी लेकिन कुछ भी हमें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि पेन पेपर का यूज नहीं करते हो, लिखते नहीं हो। सुनने से क्या रहेगा, माइंड से इधर से सुना उधर से निकल जाएगा। इसलिए हैंड रिटन नोट्स बनाना है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी की वीडियो में भी आपको बताया है किस तरह से आप प्लान कर सकते हो। चलो, तो टारगेट डिस्कस करेंगे। टारगेट क्या है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया इंट्रोडक्शन। क्या रहने वाला है डियर, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। तो ये हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, सब्जेक्ट में क्या टर्मिनोलॉजी रहती है, इसमें क्या टर्म्स, ठीक है, टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगी ऑफ ओबीजी। यही हमारा मेन आज का टॉपिक था। तो यहां पे सारे बेसिक पॉइंट्स को इन द फॉर्म ऑफ टेबल हम पढ़ने वाले। एक टेबल में आपके 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देख लो, सेकंड पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड जो हमारा टारगेट रहेगा टर्मिनोलॉजी और सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के बाद वो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओबीजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को इन द फॉर्म ऑफ टेबल 20 क्वेश्चंस वन लाइनर हम यहां पे करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ मैं क्रोमोसोम्स के बारे में आपको बताऊंगी। आज की क्लास में हम क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्या एब्नॉर्मैलिटी रहता है, एब्नॉर्मैलिटी क्या होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट आज की क्लास का टारगेट मैं बता दूं क्या होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम्स भी देखने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहना, क्योंकि क्लास के एंड में ही डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की क्लास में पूरा तो नहीं हो पाएगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बट एक ओवरव्यू और उसका डायग्राम साथ साथ आपको मिलने वाला है। तो देख सकते हो, अगर क्लास में टारगेट इतना इंटरेस्टिंग है तो पूरी क्लास कितनी इंटरेस्टिंग होगी, समझ सकते हो। तो ये हमारा टारगेट है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला टारगेट जो था वो टारगेट देखते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन। अब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है, उनको पता होगा। ठीक है, या फिर जो जैसे जीएनएम थर्ड ईयर या बीएससी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट होंगे, ओबीजी पढ़ रहे हैं, अगर वो भी इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं ये बोलूंगी कि आपको भी जीरो से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूं। तो आप बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को समझ सकते हो।
समझ में आ रहा है? और जो नॉर्सेट एस्पिरेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको क्या रखना है, किस तरह से पढ़ना है, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। ले आओ ये लक्षण अपने अंदर, ये लक्षण आ गया तो ये अगर टेक्निक आ गई पढ़ने की, कंपटीशन में एक बेस्ट कॉम्पिटिटर बन गए तो फिर बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारे बताए हुए पाथ पे आपको चलना है, जिस तरह से गाइड किया जा रहा है उसे फॉलो करना है कंटिन्यूटी बना के। कंटिन्यूटी का मतलब जो डेली क्लासेस आती है ना उसे लेना है। समझ में आ रहा है? चलो, तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैं बताऊंगी क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है हमारा सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, अगर मैं यहां पे सिलेबस की बात करूं तो बताओ, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो क्या आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? अगर आपको अपने दुश्मन के बारे में नहीं पता तो क्या आप अच्छे से उसे लड़ पाओगे? क्या नहीं। तो उसी तरह से एग्जाम को कंपेयर करो कि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस पता होना जरूरी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो पता होना हमें जरूरी है। समझ में आ रहा है? इसीलिए सब्जेक्ट और सिलेबस हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे एग्जाम को क्रैक करने में। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सिलेबस की, तो आप सबको पता है क्या लिखा हुआ आता है, मिडवाइफरी नर्सिंग। क्या है डियर? मिडवाइफरी नर्सिंग। मिडवाइफरी नर्सिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडवाइफरी? अगर मैं बात करूं तो सबको, जिन्होंने भी ये एग्जाम, जिन्होंने भी नर्सिंग की हुई है, सबके पास क्या होगा? नर्सिंग जिसने भी किया है, नर्सिंग किया है तो डिग्री तो मिली ही होगी। यस और नो? यस। अगर आपने नर्सिंग की है तो आपके पास क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और डिग्री मिली होगी किसकी? रजिस्ट्रेशन नंबर किसका होगा? रजिस्टर्ड नर्स का और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का। तो जिस तरह से नर्स, रजिस्टर्ड नर्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इंपॉर्टेंस किसकी है? रजिस्टर्ड मिडवाइफ की। तो वही सब्जेक्ट, वही मिडवाइफरी नर्सिंग हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो मिडवाइफरी नर्सिंग से क्वेश्चन नॉर्सेट का किस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मिडवाइफरी नर्स, और यूं लंबे लंबे सारे ऑप्शंस दे दिए कि बताओ एक मिडवाइफरी नर्स का काम क्या होता है, इसमें से बताओ कौन सा एक मिडवाइफरी नर्स का काम नहीं है। तो आप कैसे समझोगे? जब तक आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी, सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ते रहोगे और टॉपिक पे, कंटेंट पे काम नहीं करोगे, कंटेंट स्ट्रांग नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे, तो क्या आप एमसीक्यूज कर सकते हो? नहीं। कितना भी रटोगे याद नहीं होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मिडवाइफरी नर्सिंग का काम एक क्लास में या एक टॉपिक से नहीं पता चलेगा। जब हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जब हम सारी चीजें करेंगे, जैसे कि लेबर पढ़ा आपने, सारी चीजें पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको अपना काम पता चलता जाएगा। तो अभी टर्मिनोलॉजी में वैसे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैंने बात की है रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ तो आप हो गए होगे। यस, आपके पास डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नहीं है तो मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं इस मिडवाइफ को, इस मिडवाइफरी को ब्रेक करके आपको बताऊं तो देखो क्या मीनिंग निकल के आता है। मिडवाइफ, मिडवाइफ, मिड का मतलब क्या होता है डियर? मिड का मतलब होता है विद, और वाइफ का मतलब क्या होता है? क्या बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइफ? आप बोलोगे वाइफ का मतलब मैम पत्नी, पार्टनर, यस, क्या बोलते हैं उससे, अर्धांगिनी। यही सारी चीजें सोच रहे होगे, आपके माइंड में यही आ रहा होगा, मैम यही पूछ रही है। वाइफ का मतलब क्या होता है? अर्धांगिनी, पत्नी, हमसफर, रहनुमा, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, लेकिन वाइफ का मीनिंग यहां पे मैंने क्या लिखा है? फीमेल। अरे कितना भी रहनुमा बोलो, जानू बोल लो, जो भी बोल लो, जो भी चीजें कर लो, पार्टनर बोल लो, ठीक है, तो लाइफ पार्टनर बोल लो, जो भी बोलना चाहते हो आप लोग, मुझे पता है क्या सोच रहे होगे। ठीक है, तो यहां पे इसका मीनिंग मैंने क्या लिखा है? होगी तो एक फीमेल ही। यस, होगी तो एक फीमेल ही। तो यहां पे मिड वाइफ का मीनिंग क्या है? विद फीमेल। मिड वाइफ का मीनिंग क्या है? विद फीमेल, जो फीमेल के साथ रहे। ठीक है, जो फीमेल के साथ रहे। तो मिडवाइफरी कहने का मतलब क्या है? विद फीमेल है,
फीमेल की केयर, चाहे वो प्रेगनेंसी में एंटीनेटल पीरियड में हो, इंट्रानेटल पीरियड में हो, पोस्टपार्टम पीरियड में हो, परपीरियम पीरियड में हो, न्यूबॉर्न केयर हो, ये एक मिडवाइफरी नर्स का काम होता है। मिडवाइफरी नर्स का काम आपको पता चल गया, क्योंकि आपको आपका काम अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो विद फीमेल मिडवाइफरी क्या है? मिडवाइफरी क्या है? इट इज अ प्रोफेशन, इट इज अ प्रोफेशन and practice to assist women during childbirth या फिर आप बोल सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में वो सारे ही पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ की बात करूं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ लेबर के टाइम पे ऐसा नहीं है एंटीनेटल पीरियड में काम नहीं होता, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और मैं एएनसी में आपको सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। एंटीनेटल पीरियड में बात करूं या फिर मैं परपीरियम पीरियड या पोस्टनेटल में बात करूं, यहां सब फीमेल को क्या करना, असिस्ट करना, गाइड करना, उसको उसके बारे में बताना, वो सारी ही चीजें समझ में आ गया। तो यहां पे क्या करना है, आपको मिडवाइफ का मीनिंग समझना है, हमारे सब्जेक्ट को समझना है। समझ में आ रहा है? तो मिडवाइफ विद फीमेल, जो फीमेल के साथ फीमेल को क्या कर सके, हेल्प कर सके उसके प्रेगनेंसी के जर्नी में, उसको हेल्प कर सके, चाहे वो एंटीनेटल पीरियड में हो, हेल्थ टॉक देके, या फिर उसके हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मतलब पहले से समझ के कि हाँ ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हमें किस तरह से फीमेल को गाइड करना है, ठीक है। तो एंटीनेटल पीरियड में जो भी चीजें होती हैं, आप उसमें हम एएनसी में पूरा अच्छे से लैबोरेट करके पढ़ेंगे, और लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी आप किस तरह से हेल्प करोगे, आपका क्या काम है, और पोस्टनेटल पीरियड, परपीरियम पीरियड डिलीवरी होने के बाद। ऐसा नहीं बच्चा पैदा हो गया काम खत्म, चलो आराम से सोते हैं, हो गया हमारा काम, नहीं, उसके बाद तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? एक बच्चा भी तो आया, अभी तक तो बच्चा अंदर था तो टेंशन, अब बच्चा बाहर आ गया है, तो आपको क्या करना है, उसकी भी केयर, न्यूबॉर्न केयर। समझ में आ रहा है? न्यूबॉर्न केयर, वहां पे भी हमारा रोल रहता है। तो मिडवाइफरी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और एक मिडवाइफरी नर्स को किसकी नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आ गया यहां पे, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। समझ में आया? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनेकोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्रोलॉजी, ये सारा हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं यही बोलूंगी, आपको क्या करना है, ये समझना है, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। तो अभी जो आपको ये लग रहा है ना, अरे इतना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी तो चमकोगे। समझ में आ रहा है? तो पढ़ लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो। जो कमेंट आपको करना है, जो चीजें आपको पता चल रही है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा एक्टिव होके वहां पे करना है, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस आए, हाँ बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनेकोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनेकोलॉजी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में ऑब्स का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू फीमेल। अगर मैं ऑब्स की बात करूं तो ऑब्स का मीनिंग क्या होता है, फीमेल से रिलेटेड होता है। और गायनी, आप बोलोगे गायनी भी फीमेल से रिलेटेड होता है, तो ऑब्स में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्स्टेट्रिक्स। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम होती है, उसे इन्फेक्शन होता है, फाइब्रॉइड होता है, उसे ट्यूमर होता है, कार्सिनोमा होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, कम होता है, इनफ्रीक्वेंट ड्यूरेशन में होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वो सब हम कहां पे पढ़ेंगे, गायनेकोलॉजी में। तो एक लाइन में अगर हम यहाँ पे मीनिंग लिखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, तो ऑब्स्टेट्रिक्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, and pregnancy related problem, pregnancy related problems।
समझ में आ रहा है? ये क्या होता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रेगनेंसी या फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर मैं गायनेकोलॉजी की बात करूं तो जैसा कि मैंने बोला है, गायनी वर्ड किससे रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो यहां पे हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आपके मन में बहुत सारा डाउट हो रहा होगा, मैम ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या कवर करेंगे, जैसे बच्चों के डाउट्स थे, क्या इसे पढ़ने से हमारा नॉट सेट क्लियर हो जाएगा? अरे ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों सोचते हो कि पढ़ने से क्लियर नहीं होगा? पहले ही ऐसा सोच लोगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, पहले पढ़ के तो देखो, एकदम होगा क्यों नहीं होगा। लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कब करेंगे, जब कंटेंट हमें अच्छा मिलेगा, हमारा टॉपिक, हमारा वो सारी चीजें क्लियर होगा। अगर डाउट में रहेंगे, एमसीक्यूज कितना भी पढ़ लो, क्या क्लियर होगा? नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट को समझना है, उस पर पकड़ बनानी है और फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है? तो गायनेकोलॉजी में मैंने क्या बताया, स्टडी ऑफ फीमेल एंड फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दो टर्म आपने देख लिया, क्या, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म मैं बताऊंगी एंड्रोलॉजी। एंड्रो वर्ड रिलेटेड टू मेल, लॉजी मतलब किसी ना किसी चीज की स्टडी हो रही है। तो यहां पे हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं डियर, यहां पे हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो याद रखना, जो एंड्रोलॉजी है, यहां पे अगर मैं नॉट सेट में क्वेश्चंस की बात करूं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं एंड्रोलॉजी में, या फिर मेल वाले पार्ट से क्या क्वेश्चन आता है, जैसे कि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, कभी कभी एक क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मैं बता दूंगी आपको जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ये, इसमें इंपॉर्टेंस क्या रहता है। जैसे आपसे पूछ लिया, अगर स्पर्म एब्सेंट होगा, अगर सीवन में स्पर्म एब्सेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अगर सीमेन एब्सेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अगर स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है तो हम उसे किस टर्म से करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, यहाँ जो एग्जाम में आया है, यहाँ से कुछ टर्म्स आए हैं जिससे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो इस टर्म्स को भी हम देखेंगे, ये सारे टर्मिनोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से इस चीजों को ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चंस कहां से आता है, मैंने साथ साथ बोला है आपका PYQ भी सॉल्व हो जाएगा। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वीडियो आप बार बार नहीं देखोगे लेकिन उस नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हो। हैंड रिटन नोट इज द बेस्ट नोट्स, जैसे कि मैंने अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, आपके PYQ भी कहां पे होंगे, आपके नोट्स में होंगे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कहां से होंगे, आपके नोट्स में कवर हो जाएंगे। इसलिए अपना हैंड रिटन नोट्स खुद बनाना है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। यार तूने क्लास ली थी ना, तू अपना नोट्स दे दे, तो जिसका नोट्स होगा वो उसी को समझ में आएगा। इसीलिए मैं बोलती हूं अपना खुद का नोट्स बनाओ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मिडवाइफरी। अब ये जो मिडवाइफरी है, मिडवाइफरी का मीनिंग अभी सबसे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था क्या होता है मिडवाइफरी का मीनिंग। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडवाइफरी? तो जो फीमेल के साथ रहे, उसे गाइडेंस दे, उसे बताए इन द एंटीनेटल, इंट्रानेटल, लेबर, आफ्टर डिलीवरी और न्यूबॉर्न केयर, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इट इज अ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, इट इज अ प्रोफेशन and practice to assist women during childbirth, या फिर मैं सीधा लिख देती हूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है प्रेगनेंसी में चाहे फीमेल इंट्रानेटल में हो, चाहे एंटीनेटल हो, इंट्रानेटल हो या फिर पोस्टनेटल हो, इंक्लूडिंग द न्यूबॉर्न केयर, वो सारी कौन सी फीमेल प्रोवाइड करती हैं, एक मिडवाइफरी नर्स जो है। अब यहां से एम्स का क्वेश्चन सुनते हैं कि एम्स किस तरह से यहां पे क्वेश्चंस पूछेगा। एम्स क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ अ मिडवाइफरी नर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मिडवाइफरी नर्स, एक मिडवाइफरी नर्स का काम क्या होता है। एक मिडवाइफरी, क्या आप मुझे बता सकते हो, यस क्या आप मुझे बता सकते हो एक मिडवाइफरी नर्स का काम क्या होता है? पूरे अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैंने आपको सब्जेक्ट का टर्मिनोलॉजी बताई है, टर्मिनोलॉजी से, टर्म से क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिडवाइफरी नर्स का काम क्या होगा? तो आप बोलोगे नहीं,
कि जब तक आप सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ लेते, जब तक आपको यह समझ में नहीं आ जाता कि लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे हमारा क्या काम है, पोस्टनेटल पीरियड में हमारा क्या रोल होता है, तब तक आपको शायद कहीं ना कहीं यह समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। तभी मैंने बोला टॉपिक्स आप पढ़ लेते हो, ऑप्स गायनी में आपको यह लेबर पता होता है, आपको ये पता होता है व्हाट लेबर के कितने स्टेजेस है, मैनेजमेंट है, लेकिन आपको अपना काम ही नहीं पता होता है व्हाट इज द रोल ऑफ अ नर्सिंग स्टाफ, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है? आपको कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं पता होती कि हमारा काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट, डॉक्टर क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या होगा, आपको सब पता होता है, ठीक है, कि डॉक्टर ये, हाँ ये मैनेजमेंट होते हैं, ये हमें दवाई देनी होती है, ये हमें ये करना होता है, लेकिन आपको अपना काम ही नहीं पता होता और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया? एग्जाम में क्या होता है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। मैं बिल्कुल आपको बता रही हूं, एग्जाम का क्वेश्चन यही होता है कि अगर एक पेशेंट को प्रेगनेंसी में कंटिन्यूअस ब्लीड हो रहा है और इमरजेंसी में आया है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा वहां पे। तो हमें अगर अपना काम नहीं पता तो फिर इस टॉपिक को पढ़ने का शायद कोई फायदा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं हमेशा बोलती हूं हर एक टॉपिक में, हर एक स्टेप में हम अपना काम पढ़ेंगे कि अगर यहां पे ऐसा होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप नर्सिंग मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस दोगे तो शायद आप प्रायोरिटी के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज पे जो आप उलझते हो, फंसते हो या गलत करते हो, क्योंकि आपका कंटेंट आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बोलूंगी इसको अच्छे से समझे। यहां पे कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़े, मुझे बताओ ये टॉपिक सबको समझ में आ गया? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द रोल ऑफ ए मिडवाइफरी नर्स, और उसका आंसर हम साथ साथ टॉपिक, हर टॉपिक के साथ साथ बताएंगे हमारा काम क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दिया, आपको सारे टर्म्स के बारे में पता चल गया कि यस क्या काम है, ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या पढ़ना है, गायनेकोलॉजी में क्या पढ़ना है, मिडवाइफरी नर्सिंग होता क्या है। इट इज अ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस इन विच वी असेस द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाहे एंटीनेटल हो, इंट्रानेटल हो या फिर पोस्टनेटल मदर हो या फिर इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न।